हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है। आज इसमें हम लोग एम श्रीनिवास के द्वारा दिए गए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि उनका पहला कॉन्सेप्ट है पश्चिमीकरण का, अर्थात वेस्टर्नाइजेशन का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। इसके साथ ही इन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा भी दी है, फैलाव की अवधारणा दी है तथा लौकिकीकरण की भी अवधारणा इन्होंने दी है। इन सब के बारे में हम लोग आज डिटेल में समझेंगे। इसके साथ ही इनके खुद के विचार क्या रहे हैं इन अवधारणाओं के बारे में, तथा इससे संबंधित जो अन्य विचारक रहे हैं उनकी इन अवधारणाओं के बारे में क्या विचार रहे हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक छोटे छोटे हैं लेकिन अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जब पश्चिमीकरण या आधुनिकीकरण या फिर लौकिकीकरण ऐसे जो टर्म्स आ जाते हैं तो ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर इनमें रियल में इसकी मीनिंग क्या है, या फिर हम इनमें माइनर जो डिफरेंस होता है, बहुत ही एक हल्की सी लाइन होती है जो कि इन सबको अलग करती है एक दूसरे से। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। श्रीनिवास ने खुद एक कथन कहा है पश्चिमीकरण के संदर्भ में। इन्होंने कहा है कि मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग भारतीय समाज व संस्कृति में उन परिवर्तनों के लिए किया है जो 150 वर्षों से अधिक समय के अंग्रेजी राज्य के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए, और यह शब्द अर्थात पश्चिमीकरण शब्द जो है वह प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, वैचारिकी एवं मूल्यों आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों का समावेश करता है। यहाँ पे मूल्यों के लिख दीजिए आप लोग, मूल्यों आदि के, यहाँ पे विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों का समावेश करता है। तो यहाँ पे एम श्रीनिवास के द्वारा पश्चिमीकरण की जो परिभाषा दी गई है, इसमें आप लोगों को कुछ की टर्म्स मिल जाएगा। सबसे पहले ये ऐसा मानते हैं, आप लोग इसको ऊपर से ये समझ लीजिए कि इन्होंने माना ही है कि पश्चिमीकरण जो है ये अंग्रेजी शासन के आने के बाद दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप लोगों को जहाँ भी कहीं भी अगर एग्ज़ाम में कोई कथन ऐसा दिख जाए पश्चिमीकरण से संबंधित, जहाँ पे दे कि 150 वर्षों से अधिक समय के जो अंग्रेजी राज्य का शासन था और उसी के परिणाम स्वरूप ये पश्चिमीकरण उत्पन्न हुआ था, तो यहाँ पे ये जो परिभाषा है वो सीधे एम श्रीनिवास से संबंधित हो जाएगी। यहाँ पे एक और विचारक हैं O.M. लिंच। इन्होंने आगरा के जाटों का अध्ययन किया था और इनका अध्ययन का जो इन्होंने विस्तृत व्याख्या की है वो अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी में इन्होंने किया है। तो यहाँ पे जो एक छुआछूत की जो एक सिस्टम देखने को मिल रहा था, जाटों के साथ किस प्रकार से बिहेव किया जाता था, व्यवहार किया जाता था, उन्हीं सब का अध्ययन इन्होंने द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी में इसकी व्याख्या की है। यहाँ पे O.M. लिंच का एक कथन है कि पश्चिमीकरण में पश्चिमी पोशाक, खान पान, तौर तरीके, शिक्षा, विधियाँ और खेल, मूल्यों आदि को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो O.M. लिंच के द्वारा ये बात कही गई है, ये इनके द्वारा खुद परिभाषित नहीं किया गया है पश्चिमीकरण को, बल्कि एम श्रीनिवास की पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ये इनकी जो पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इसमें एम श्रीनिवास के द्वारा ये बात कही गई है और उसी को यहाँ पे O.M. लिंच ने मेंशन किया है कि पश्चिमीकरण में पश्चिमी पोशाक, उनके खान पान, तौर तरीके, शिक्षा, विधियाँ और खेल, मूल्यों आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो अगर आप लोगों को परीक्षा में ये पूछ दिया जाए कि ये जो कथन है वह किस पुस्तक से लिया गया है, तो फिर एम श्रीनिवास की ये सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक हो जाएगी। वहीं पे ये कथन जो है ये O.M. लिंच के द्वारा कहा गया है।
यहाँ पे डेनियल लर्नर एक विचारक हैं। इनकी पुस्तक है द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी पुस्तक ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में ये पुस्तक भी पूछी गई है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे एक इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और निकल के आता है कि डेनियल लर्नर ने इसी पुस्तक में यह मेंशन किया है कि जो पश्चिमीकरण है इसका इन्होंने विरोध किया था। पश्चिमीकरण का इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने कहा था कि जो पश्चिमीकरण है ये एक बहुत ही सीमित तरीके का विचार है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ पश्चिम देशों के रहन सहन या वहाँ की क्या टेक्नोलॉजी है, वहाँ की क्या तरीके हैं, तौर तरीके हैं, तो इस प्रकार से जो भी वहाँ के लोगों का रहन सहन है या जो भी टेक्नोलॉजी है उसको अपनाना सिर्फ हम पश्चिमीकरण कहेंगे, जो कि एक बहुत ही सीमित कॉन्सेप्ट है। वहीं पे इन्होंने कहा था कि अगर हमें आज की सोसाइटी को समझना है तो बेहतर है कि हम पश्चिमीकरण की जगह पे आधुनिकीकरण को समझें। तो यहाँ पे इन्होंने पश्चिमीकरण का विरोध करते हुए इन्होंने एक नया जो टर्म है वो आधुनिकीकरण का इन्होंने सपोर्ट किया था। इन्होंने कहा था कि पश्चिमीकरण एक बहुत ही सीमित दायरे का कॉन्सेप्ट है, हम इतने संकीर्ण रूप से नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि और भी विभिन्न देशों का फिर क्या है। योगेंद्र सिंह यहाँ पे एक महत्वपूर्ण विचारक हो जाते हैं जब बात आधुनिकीकरण या फिर पश्चिमीकरण की आती है। इनका एक कथन है कि मानवतावाद तथा बुद्धिवाद पश्चिमीकरण का एक अंग है। तो इन्होंने इनका की टर्म आप लोग समझिएगा, मानवतावाद तथा बुद्धिवाद पश्चिमीकरण का एक अंग है, जिसने भारत में संस्थागत तथा सामाजिक सुधारों का सिलसिला प्रारंभ किया। वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीयता का उदय, देश में नवीन राजनीतिक, सांस्कृतिक और नेतृत्व सबके सब उपोत्पादन है, अर्थात इसको हम सब प्रोडक्ट बोल सकते हैं या बाई प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं। इसको ज़्यादा अच्छा होगा कि बाई प्रोडक्ट आप बोलिए। तो बाई प्रोडक्ट का अर्थ क्या है कि ये पश्चिमीकरण की ही उपज है, उसको हम अलग से नहीं समझ सकते हैं। तो योगेंद्र सिंह का ये जो कथन है ये इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि ये कथन इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ये जो पुस्तक है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में पूछी भी गई है। और योगेंद्र सिंह ने जो पश्चिमीकरण या आधुनिकीकरण की जो डेफिनेशन दी है उन्होंने अपनी इसी पुस्तक में दी है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो यहाँ पे अगर इनके कुछ की टर्म्स देख लें कि हम कैसे याद रखेंगे कि योगेंद्र सिंह ने पश्चिमीकरण के बारे में क्या कहा है, तो आप लोग यहाँ पे की टर्म्स देख सकते हैं, जैसे कि मानवतावाद और बुद्धिवाद को इन्होंने पश्चिमीकरण का एक अंग माना है। वहीं पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो वैज्ञानिक, औद्योगिक, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, अगर ये न भी आप लोगों को याद रहे तो सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों को की टर्म मिलेगा कि राष्ट्रीयता का उदय, देश में नवीन राजनीतिक, सांस्कृतिक और नेतृत्व, इन सब की बात योगेंद्र सिंह ने की है। अब यहाँ पे इनकी प्रभु जाति की अवधारणा को समझ लेते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा भी दी थी और इन्होंने ये जो डोमिनेंट कास्ट की अर्थात प्रभु जाति की अवधारणा दी थी, इनका एक लेख है द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, जो कि आपके कुर्ग जिला, अभी कोडगू इसको पहले बोलते थे, कोडगा हल्ली बोलते हैं। तो इस यहाँ पे इन्होंने इसको एक रामपुरा नाम से भी इन्होंने मेंशन किया है, जबकि रियल नाम उसका कोडगू हल्ली है। तो इसके कोडगू भी बोलते हैं और इसका अगर सुधरा हुआ रूप देखें तो कुर्ग बोलते हैं। ये लेख जो है ये 1959 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पे इन्होंने प्रभु जाति को परिभाषित किया है और इन्होंने कहा है कि एक जाति तब प्रभु जाति कही जाती है जब वह संख्या के आधार पर गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो
और प्रभावशाली आर्थिक व राजनैतिक शक्ति हो या शक्ति हो सकती हो। यह आवश्यक नहीं कि वे परंपरागत जाति पदक्रम सोपान में सर्वोच्च जाति ही हो। तो ये आवश्यक नहीं है कि वो सर्वोच्च जाति ही होगी तभी प्रभु जाति होगी, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसी जो जाति जो कि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से और जनसंख्या के मामले में वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उस जाति के लोग निवास करते हों, तो वो जो जातियाँ होती हैं वो प्रभु जाति कहलाती हैं। यहाँ पे प्रभु जाति की कुछ विशेषताएं उन्होंने बताई हैं, जैसे कि जनसंख्यात्मक शक्ति, अर्थात कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ उनकी जनसंख्या होती है या संख्या होती है। दूसरा है कि इन्होंने कहा है कि उनमें आर्थिक और राजनैतिक प्रभुत्व देखने को मिलता है, कि जो आर्थिक रूप से अगर देखा जाए या फिर राजनैतिक रूप से वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तीसरा है कि उनमें आधुनिक शिक्षा और नवीन व्यवसाय का भी लक्षण देखने को मिलता है, अर्थात उन लोगों की जो शिक्षा का जो माध्यम है, जैसे कि इंग्लिश माध्यम से पढ़ना या फिर जाके विदेशों में पढ़ाई करना, तो इस प्रकार से आधुनिक शिक्षा को काफ़ी वो लोग प्रोत्साहित करते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। और नवीन व्यवसाय की तरफ भी उनका रुझान होता है। यहाँ पे एक और टर्म निकल के आता है इनका, उनकी विशेषताओं में, कि संपूर्ण गांव की एकता, न्याय और कल्याण के लिए वो काफ़ी कार्यरत होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है कि भूमि पर इनका स्वामित्व देखने को मिलता है और जातीय स्तरीकरण में इनकी उच्च स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ पे इन्होंने कहा था प्रभु जाति से संबंधित कि वहाँ पे जब ये रामपुरा गांव में या कोडगुहल्ली बोल सकते हैं कि वहाँ पे जब ये अध्ययन कर रहे थे, अपना क्षेत्रीय शोध कर रहे थे, फील्ड वर्क जब ये कर रहे थे वहाँ पे, तो इनको ऐसा देखने को मिला था कि कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिनका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो एक उच्च जाति के लोग हैं उन्हीं का सिर्फ प्रभाव देखने को मिलेगा, बल्कि जो जनसंख्या के दृष्टि से ज़्यादा थे या फिर जिनकी आर्थिक और राजनैतिक जो शक्ति थी वो ज़्यादा देखने को मिल रही थी, उनका भूमि पे स्वामित्व ज़्यादा था, शिक्षा का जो आधुनिकीकरण था वो उनको देखने को मिल रहा था उन लोगों के बीच में। तो इस तरीके के जो लक्षण थे उनसे उन्होंने कहा कि ये प्रभु जाति कहलाएंगी या कहलाती हैं। इन्होंने एक बात और कही थी कि उस पूरी जो इन्होंने फील्ड वर्क किया था उसमें इन्होंने एक बात नोटिस की थी कि ऐसी कोई भी निम्न जाति के लोग जो थे वो इस प्रकार के लक्षण नहीं रख रहे थे। इनको ऐसा कोई भी निम्न जाति का जो समुदाय है या ग्रुप है वो ऐसा नहीं देखने को मिला जिसमें कि आर्थिक और राजनैतिक प्रभुत्व देखने को मिले, या फिर जो भी प्रभु जाति की विशेषताएं हैं ये देखने को उनको मिले। तो इन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि हालांकि ये हम नहीं कह सकते हैं कि जो उच्च जातियां हैं सिर्फ वही प्रभु जाति हो सकती हैं, लेकिन जो ये निम्न जाति के लोग थे उनमें हमें कहीं देखने को प्रभु जाति के लक्षण नहीं मिले। इन्होंने ये भी कहा था कि जो कुर्ग लोग थे, जो कुर्गियन लोग थे, और इन्होंने राजगोड़ लोग थे, ये जो वहाँ पे एक कास्ट सिस्टम था जो कि हायरार्की में स्तरीकरण में हम देखेंगे कि ये उच्च जाति है, ये निम्न जाति है, उससे अलग इन लोगों का कोई इस तरीके का सिस्टम नहीं था जो कि वहाँ पे जो प्रभु जाति था उस रूप में हमें देखने को मिले थे। तो इस बात को वहाँ पे M.N. श्रीनिवास ने अपने द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा में मेंशन किया है। अब यहाँ पे इनकी एक और कॉन्सेप्ट है फैलाव का। इसके बारे में बहुत डिटेल में तो हमें कहीं नहीं मिला, लेकिन इन्होंने जो हिंदुत्व है अर्थात हिंदू धर्म की जो एक विचारधारा है उसके फैलाव की बात इन्होंने की है। और इन्होंने कहा है कि विभिन्न स्तरों पे इन्होंने 4 स्तर बताए हैं, इस पे हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसका फैलाव हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये जो 4 स्तर हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि इसमें से कोई भी ऐसा है कि निकाल दिया जाएगा ऑप्शन से और पूछ दिया जाएगा कि M.N.
श्रीनिवास के द्वारा जो हिंदुत्व के 4 स्तर दिए गए थे फैलाव के लिए, वो इसमें से कौन से नहीं हैं। तो यहाँ पे पहला जो है वो अखिल भारतीय हिंदुत्व की बात करते हैं। दूसरा जो है ये प्रायद्वीपीय हिंदुत्व की बात करते हैं। तीसरा इन्होंने क्षेत्रीय या फिर प्रादेशिक हिंदुत्व की बात की है। और चौथा इन्होंने स्थानीय हिंदुत्व की बात की है। तो फैलाव के बारे में एम.एन. श्रीनिवास से संबंधित मुझे इतना ही टॉपिक देखने को मिला। इनका एक और कॉन्सेप्ट है लौकिकीकरण का, इसे सेकुलराइजेशन कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में काफ़ी ब्रॉड सेंस रखता है। जिस प्रकार से अगर हम देखें कि संस्कृताइजेशन, इन्होंने संस्कृतिकरण की जो अवधारणा इन्होंने दी है, इसके अगर देखा जाए तो जस्ट अपोजिट, उल्टा इसके हमें विशेषताएं देखने को मिलती हैं लौकिकीकरण के। अब ये कैसे है इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि संस्कृतिकरण जो होती है ये हमारी भारतीय परंपरा में देखने को मिलती है। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि संस्कृतिकरण और लौकिकीकरण में बेसिक डिफरेंस एम.एन. श्रीनिवास ने क्या बताया था। एम.एन. श्रीनिवास ऐसा मानते हैं कि जो संस्कृतिकरण है ये जो यहाँ के इन्होंने जो कुर्ग का अध्ययन किया था, वहाँ पे इन्होंने पाया था कि जो भी निम्न जातियाँ थीं, वो जो उच्च जातियाँ थीं, उनके रहन सहन का, उनकी वेशभूषा का, उनकी जीवन शैली का अनुसरण कर रही थी और अपने आप को परिवर्तित कर रही थी पद क्रम में, ना कि उनकी जाति व्यवस्था की संरचना में कोई परिवर्तन हो रहा था। 2-3 पीढ़ियों के बाद उनके पदक्रम में, उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा था। तो इस प्रकार से इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। तो यहाँ पे ये यहाँ की जो स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पे हम बोलें कि लोग किस प्रकार से उच्च जातियों का अनुसरण करके और अपने आप को जो एक समाज का पद सोपान क्रम है उसमें अपने आप को सही जगह लाने की कोशिश करते हैं, तो इसको संस्कृतिकरण मानते हैं। वहीं पे अगर लौकिकीकरण की बात करें तो लौकिकीकरण जो होता है ये एक तार्किकता के आधार पे होता है। यहाँ पे हम किसी विशेष धर्म को, किसी विशेष एक जो रहन सहन है या इस तरीके की जो भी हमें पैटर्न देखने को मिलते हैं, हम उसका विरोध करते हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं जब हम लौकिकीकरण की बात करते हैं तो ये तार्किकता पे आधारित होती है। वहीं पे अगर संस्कृतिकरण की बात करें तो जैसे कि उच्च जो धार्मिक प्रवृत्ति यहाँ पे देखने को हमें मिलेगी। संस्कृतिकरण में उच्च जातियाँ किस प्रकार से ज़्यादा बड़े स्तर पे पूजा पाठ करना, व्रत करना, इस तरीके की जो विचारधारा थी, तो संस्कृतिकरण में ये हमें देखने को इसका प्रभाव मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर लौकिकीकरण की बात करें तो हम किसी धर्म को विशेष को बहुत ज़्यादा तजव्वुर नहीं देते हैं। हम तार्किकता के आधार पर रहते हैं कि हमारे लिए सभी धर्म जो हैं वो एक समान हैं। इसी प्रकार से और भी अगर ये बेसिक डिफरेंस हम देखें कि तार्किकता के आधार पे जो भी हमें क्रियाकलाप करने को मिलता है वो लौकिकीकरण कहलाता है। वहीं पे जो अगर हम किसी एक रूढ़िवादिता से जोड़ के देखें, हम वहाँ पे तार्किकता को कोई महत्व नहीं देते हैं, रूढ़वादिता से जोड़ के देखें तो वहाँ पे हमें ये संस्कृतिकरण देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक एक डिफरेंस देखने को मिलता है संस्कृतिकरण और लौकिकीकरण के इनकी अवधारणा में। तो दोस्तों, लौकिकीकरण हालांकि अपने आप में थोड़ा और बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो कि मुझे लग रहा है लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो 2 कॉन्सेप्ट हम लोग, जैसे कि लौकिकीकरण, आधुनिकीकरण, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को जब हम लोग अच्छे से समझेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आता है दोस्तों, तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगर आप लोग मेरा लेक्चर पहली बार सुन रहे हैं तो जो सोशियोलॉजी से संबंधित जो भी टॉपिक हैं, आप लोग हमारे जो वीडियो हैं, लेक्चर हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को अगर पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।